ओके, आगे मूव करते हैं। हाउ टू क्रिएट अ थ्रेड। देखें, अब हम प्रोग्रामिंग में थ्रेड को क्रिएट करने का तरीका सीखेंगे। फर्स्ट यू हैव टू इंक्लूड थ्रेड हेडर इन योर प्रोग्राम। सबसे पहला जो काम है वो है थ्रेड की हेडर लाइब्रेरी, जो कि थ्रेड की एक लाइब्रेरी है, C++11 में ये इंट्रोड्यूस हुई थी। ये आपने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी है। आफ्टर दैट व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ थ्रेड यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास। मेन में आके आपने थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है थ्रेड क्लास के साथ। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं। उसके बाद इनिशियलाइज थ्रेड विद अ फंक्शन। किसी फंक्शन के साथ थ्रेड को इनिशियलाइज करेंगे ताकि आप थ्रेड क्रिएट करें उस फंक्शन के लिए। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, एक फंक्शन है वाइड थ्रेड के नाम से, थ्रेड फंक्शन। तो जब मैं मेन के कोड में आऊँगा, मेन के कोड में आके मैंने जो अपना थ्रेड का एक बनाया था, ऑब्जेक्ट बनाया था, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं ये थ्रेड क्लास, ये उसका ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर मैं उस फंक्शन का नाम दे रहा हूँ जिस फंक्शन को मैंने इस थ्रेड के साथ एसोसिएट करना है, ताकि ये जो फंक्शन है अगली बार जब चले तो वो इस थ्रेड के साथ चले, विदाउट थ्रेड ना चले। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, थ्रेड को एक फंक्शन के साथ इनिशियलाइज कर रहे हैं। ज्वाइन थ्रेड्स, उसके बाद हम थ्रेड को ज्वाइन कर रहे हैं उस क्लास के साथ ताकि ये जो थ्रेड है ये रनेबल कंडीशन में जाए। ठीक है, थ्रेड ज्वाइनिंग इज डन बाय यूजिंग ज्वाइन मेंबर फंक्शन ऑफ अ थ्रेड क्लास एंड ये हमारे पास मेंबर फंक्शन है एक वाइड ज्वाइन के नाम से, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने थ्रेड को ज्वाइन करा देते हैं थ्रेड क्लास के साथ, ताकि हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया ना उसके साथ, ताकि वो रनेबल कंडीशन में जा सके। द फंक्शन रिटर्न्स ओनली आफ्टर ऑल द थ्रेड्स आर टर्मिनेटेड। It means that the main thread will wait until child thread does not finish its execution. हमारे पास मेन थ्रेड वाइड मेन है और चाइल्ड थ्रेड हमारे पास वो थ्रेड्स हैं जो हम फंक्शंस या डिफरेंट थ्रेड्स क्रिएट करके उनको ज्वाइन कराते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के साथ एक फंक्शन को एसोसिएट किया और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके मैंने ज्वाइन करा दिया थ्रेड को उस क्लास के साथ, यानी कि मैंने इसको रनेबल कंडीशन में ले आया। और अब मेन तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक कि ये चाइल्ड जो है, जो कि रनेबल कंडीशन में है, ये रन ना हो जाए। ओके, ज्वाइनेबल एंड नॉट ज्वाइनेबल थ्रेड्स ये क्या होते हैं? देखिए, हमारे पास ज्वाइनेबल थ्रेड वो वाला थ्रेड है जो कि अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ। अगर वो ज्वाइन हो चुका है तो वो ज्वाइन नहीं होगा। ठीक है, तो सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ थ्रेड्स ऐसे हैं जो कि टर्मिनेट हो चुकी हैं या फिर जो कि ब्लॉक्ड हैं। उनको अगर हम ज्वाइनेबल कंडीशन में लेके आना चाहें तो अगर हम चेक किए बगैर कि वो ज्वाइनेबल हैं या नहीं, अगर हम उन्हें ज्वाइन करें तो वहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है या प्रोग्राम क्रैश कर जाता है। तो किसी भी थ्रेड को क्रिएट करने के बाद ज्वाइन करने से पहले उसका ज्वाइनेबल होना चेक करना लाजमी होता है, और वो चेक करने के लिए ज्वाइनेबल का मेंबर फंक्शन यूज़ होता है। वो कुछ इस तरह से है। देखें, हमने थ्रेड क्लास के साथ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एक फंक्शन के लिए, उस ऑब्जेक्ट को ही हमने ज्वाइन करवाना है। तो ज्वाइन करवाने से पहले उसी ऑब्जेक्ट को हम चेक कर रहे हैं कि वो ज्वाइनेबल है भी कि नहीं। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ज्वाइनेबल है भी कि नहीं। अगर ये ज्वाइनेबल है तो ये ज्वाइन हो, नहीं तो ना हो। क्योंकि अगर हम विदाउट चेकिंग द ज्वाइनेबल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट या दैट फंक्शन अगर हम इसको ज्वाइन कराएंगे तो ये जो ज्वाइन है, अगर ये पहले से ज्वाइन हुआ तो ये सिस्टम को क्रैश कर जाएगा। ओके, डिटैचिंग थ्रेड। डिटैचिंग थ्रेड्स मीन कि थ्रेड ब्लॉक हो गया है या थ्रेड अपना काम ख़त्म कर चुका है। ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन में अगर हम
अपने थ्रेड को दोबारा से ज्वाइन कराना चाहें तो थ्रेड क्या करेगा, सिस्टम को क्रैश कर देगा। ठीक है, तो डिटैच जब हम एक फंक्शन या एक सिस्टम को या फिर एक थ्रेड को हम डिटैच कर देते हैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ, इट्स मीन कि वो अपना काम अब ख़त्म कर चुका है, वो अब ब्लॉक हो गया है, तो उसको हम दोबारा ज्वाइन नहीं करा सकते। अगर हम उसे दोबारा ज्वाइन कराने की ट्राई करेंगे तो सिस्टम क्रैश करेगा। इसलिए हमें नहीं पता होता कि हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सा थ्रेड जो है वो डिटैच कंडीशन में है। तो उस केस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कराने से पहले या किसी भी थ्रेड को ज्वाइन कराने से पहले हम ये चीज़ मस्ट चेक करते हैं कि वो ज्वाइनेबल है भी या नहीं। ओके, initializing thread with an object. You can initialize a thread not only with a function, you can use this purpose function object. ठीक है, इसके अंदर हम यही बता रहे हैं कि हमारे पास जब हम क्लासेस का कंसेप्ट यूज़ करते हैं किसी थ्रेड को क्रिएट करने के लिए, तो हम बजाय किसी फंक्शन के हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ भी किसी थ्रेड को इनिशियलाइज कर सकते हैं, जिससे हम क्लासेस के साथ ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के बाद हम वहाँ पे भी थ्रेड्स क्रिएट करते हैं। तो वो थ्रेड किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए भी हो सकता है या क्लास के किसी मेंबर फंक्शन के लिए भी हो सकता है। पासिंग आर्गुमेंट्स टू थ्रेड्स। Okay, in the previous example we used only functions and objects without passing any arguments of these functions and objects, so we can use a function with parameters for thread initialization. अच्छा देखिए, हमने जो प्रीवियस एग्जांपल की थी वहाँ पे जिस फंक्शन को हमने थ्रेड क्रिएट किया था, यानी कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना के जिसको हमने एज ए पैरामीटर एक पास किया था फंक्शन, तो वो फंक्शन विदाउट पैरामीटराइज था। तो हम पैरामीटराइज फंक्शंस को भी एज ए थ्रेड इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, थ्रेड आईडी। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि अगर हम मल्टीपल थ्रेड क्रिएट करते हैं तो हम उनको आईडीज़ दे देते हैं ताकि आईडीज़ की बेस पे हम उन थ्रेड्स को इनिशियलाइज या फिर रिकॉग्नाइज कर सकें और आईडीज़ की बेस पे ही हम उनको रन कर सकें। ठीक है, तो हम थ्रेड्स को थ्रेड आईडीज़ भी दे सकते हैं। कोडिंग में आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि हम थ्रेड को थ्रेड आईडी क्यों देते हैं। ओके, थ्रेड नेम स्पेस। ओके, दिस थ्रेड, देखें, नेम स्पेस फॉर द थ्रेड हेडर ऑफर पॉसिबिलिटीज़ टू वर्क विद करंट थ्रेड। इसमें क्या हो रहा होता है कि एक प्रोग्राम का करंटली जो रनेबल थ्रेड है उसके साथ उसको हम मैनिपुलेट करने के लिए दिस थ्रेड की नेम स्पेस या फिर कीवर्ड यूज़ होता है, जो कि सिर्फ उसी थ्रेड को एक्सेस करता है जो कि एट द टाइम रन हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास 4 यूजफुल फंक्शंस हैं, लाइक गेट आईडी का, वाइड स्लीप का, वाइड स्लीप फॉर का एंड वाइड यील्ड का। जस्ट नाम याद करने वाले आप निकाल लेने हैं, बाकी इनकी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो सिर्फ हाई लेवल प्रोग्रामिंग्स में ही हैं। ओके, यहाँ पे एंड हो गया हमारा। तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमने थ्रेड्स को पढ़ा, थ्रेड्स के बाद हमने मल्टी थ्रेडिंग पढ़ी है, मल्टी थ्रेडिंग में हमने मल्टी थ्रेडिंग के एडवांटेजेस पढ़े हैं। उसके बाद हमने उसका लाइफ साइकिल पढ़ा है जिसमें हमने उसकी डिफरेंट स्टेट्स पढ़ी हैं। देन हमने उसकी प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चेक किया कि एक थ्रेड कैसे क्रिएट हो रहा है रनेबल कंडीशन में, या फिर उसको हम कैसे रनेबल चेक करके उसको रन कर रहे हैं, या फिर हम उसको डिटैच कर रहे हैं या डिफरेंट फंक्शंस के लिए। तो मैं आपको इसका एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल भी बता देता हूँ, बाकी हम लैब्स में भी कुछ कवर कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ये इजीली समझ आ जाएगा कि थ्रेड्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं। ये हमारे पास एक कोर कॉन्सेप्ट है और आगे चल के ये प्रोग्रामिंग में आप पढ़ेंगे भी, और ज़्यादा जो इसका यूज़ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में है, जहाँ पे आप एक प्रोसेस के मल्टी थ्रेड क्रिएट करना सीखेंगे और उन थ्रेड्स की प्रोग्रामिंग आप करेंगे। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में इनकी काफ़ी नीड है, क्योंकि प्रोफेशनल डेवलपमेंट में जब एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को मल्टी थ्रेडेड सॉफ्टवेयर बनाया जाता है ताकि उसके जितने भी सेक्शंस हैं या जितने भी सब प्रोग्राम्स हैं वो एट ए टाइम सीपीयू के ऊपर रन हो और मैक्सिमम उसकी सर्विसेज को यूटिलाइज़ करें। ओके, थैंक यू।